नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से हर दिन हर कोई बहुत सारी चीजें खरीदता है, उन बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करता है, उन चीजों को खाता है और ये सब हर दिन यानी कि डेली बेसिस पर होता है, तो आप इस बात से बहुत आसानी से एग्री कर जाएंगे। लेकिन इसी एग्रीमेंट के साथ साथ इसका एक मतलब और भी होता है कि हम में से हर कोई हर दिन बहुत सारा कचरा जनरेट करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस कचरे के साथ आखिर क्या होता है जिसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं? क्या ये अचानक से गायब हो जाता है या फिर किसी गार्बेज डंप में जाकर ये कलेक्ट होता रहता है, या फिर यही गार्बेज डंप एक पहाड़ बन जाता है जिसका एग्जांपल दिल्ली के कूड़े के पहाड़ है? ये सवाल जायज है क्योंकि इंडिया एक टाइम पर दुनिया का लार्जेस्ट वेस्ट जनरेटर था। इसे समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। साल 2016 में हमने करीब 6 करोड़ टन से भी ज्यादा वेस्ट जनरेट किया था, लेकिन जब साल 2018 में इसी आंकड़े को देखा गया तो सिर्फ एक साल के अंदर यानी साल 2017 में इस नंबर में 4 गुना की बढ़ोतरी हो गई और ये करीब 27 करोड़ टन पहुंच गया। ये नंबर इतना बड़ा है कि आपको इमेजिन करने में भी मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि 27 करोड़ टन कोई मामूली वजन नहीं होता। इसी वजह से इस मामले में एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर ऐसा ही रहा तो हमारी वेस्ट जनरेशन आने वाले सालों में 8 गुना ज्यादा तक बढ़ जाएगी। यहां तक कि साल 2050 तक 54.3 करोड़ टन हम कूड़ा जनरेट कर रहे होंगे। अब हो सकता है कि यह आंकड़ा सुनकर आप डर गए हों, यानी कि इंडिया में दुनिया का सबसे ज्यादा कूड़ा एक टाइम पर पैदा किया जाता था। ये खबर शायद इतनी बुरी भी नहीं है क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट वेस्ट जनरेटर तो है, लेकिन बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म्स में। अब अगर आप गूगल पर सर्च करोगे हु इज द लार्जेस्ट वेस्ट प्रोड्यूसर तो उसमें सबसे पहले नाम आएगा कनाडा का, उसमें इंडिया का नाम लिस्ट में आएगा ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वाइड वेस्ट जनरेशन को देखेंगे तो उसमें पर कैपिटा फैक्टर को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि एक इंसान एवरेज कितना कचरा प्रोड्यूस करता है। अब क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इस वजह से पर कैपिटा के हिसाब से हमारे यहाँ जो वेस्ट जनरेशन है वो काफी कम है। अगर हम यूएस जैसी कंट्रीज को कंपेयर करेंगे और बाकी सारे रिलेटिव फैक्टर्स को साथ में लेंगे कि एक देश में जो यूनिक सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो हमारी वेस्ट जनरेशन उतनी भी ज्यादा नहीं है जितनी और देशों की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएस में करीब 2.25 किलो वेस्ट प्रोड्यूस होता है हर दिन। वहीं अगर हम इंडिया को इससे कंपेयर करें तो इंडिया में ये करीब आधा किलो है, यानी हमारे यहाँ एक दिन में बस आधा किलो कूड़ा ही एक इंसान प्रोड्यूस करता है। जबकि अगर दुनिया का एवरेज निकाला जाए तो ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में हर इंसान करीब 0.74 किलोग्राम वेस्ट जनरेट करता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप 2020 की मीडिया रिपोर्ट्स को देखेंगे तो इंडिया की वेस्ट जनरेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब इसका क्या कारण है वो शायद आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आपको बता दें कि इसका सीधा मतलब है कि आज इंडिया दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। आज हमारे यहाँ 1.4 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। अब ऐसे में अगर हर कोई 0.57 किलो गार्बेज प्रोड्यूस करेगा तो कितना किलो हो जाएगा ये आप आराम से मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब ये तो हो गया कचरे का सारा डेटा और इंडिया की उसमें टॉप परफॉर्मेंस। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारा कचरा जाता कहां पर है। अब जरा देश के सारे आंकड़ों को कंपेयर करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है। अब ऐसे में दिल्ली में कैसे इसे हैंडल करते हैं उसी से समझने की हम कोशिश करेंगे। गार्बेज के साथ सबसे पहली स्टॉप होती है लोकल गार्बेज कलेक्टर की। लोकल गार्बेज कलेक्टर वो इंसान होता है जिसे आमतौर से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कूड़ा कलेक्ट करने का। दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में यह काम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि RWA के द्वारा किया जाता है। ये RWA बेसिकली वो लोग हैं जो हाउसिंग सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। खैर, हर घर से जाकर ये सफाई वाला गार्बेज कलेक्ट करता है और वो इन सारे कूड़े को ले जाकर जहां डंप करता है उसे कम्युनिटी बिन कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर कूड़ा डंप कर दिया जाता है। इसके बाद रोल आता है अर्बन लोकल बॉडी का। दिल्ली के केस में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि MCD ही उस कूड़े को इकट्ठा करके आगे क्या करना है उसे डिसाइड करती है। इसीलिए पूरी दिल्ली में MCD के ट्रक आते हैं और इस कूड़े को कलेक्ट करके ले जाते हैं। इन कम्युनिटी बिन से ये ट्रक इस कूड़े को ले जाकर कई बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड्स में डंप कर देते हैं। सही सुना आपने, ये सारा का सारा कचरा एक्चुअली डंपिंग ग्राउंड में जमा किया जाता है। अब आप कहोगे कि आखिर वेस्ट ट्रीटमेंट का क्या वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं होती? तो दिल्ली के मामले में इसका जवाब है जी थोड़ी बहुत होती है। अब ये वेस्ट ट्रीटमेंट होता क्या है इसे समझें तो वेस्ट ट्रीटमेंट का बेसिकली मतलब होता है हार्मफुल मटेरियल्स को सेपरेट करना और बाकी कूड़े को अलग अलग करके रीयूज कर लेना या फिर रिसाइकल कर लेना। इस पर अगर आपको बताएं कि जितना भी कूड़ा हमारे देश में जनरेट होता है सिर्फ 20% एक्चुअली में प्रोसेस किया जाता है, यानी कि उसे ट्रीट किया जाता है वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स में। बाकी का 80% एक्चुअली में गार्बेज डंपिंग ग्राउंड में ही रह जाता है। अब ये समझ लेते हैं कि ये गार्बेज डंपिंग ग्राउंड या फिर डंप क्या होता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती हैं कूड़े की, जो कई मंजिला इमारत जितनी ऊंची हो जाती है। लेकिन इसी पहाड़ बनने के साथ ही कूड़े की कहानी खत्म नहीं हो जाती। इन लैंडफिल्स में हजारों कूड़ा बिनने वाले लोग वेस्ट को सॉर्ट थ्रू करते हैं, यानी कि इसे अलग करते हैं। इस वेस्ट में आपके डे टू डे मटेरियल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि पेपर या फिर प्लास्टिक या फिर कपड़े के स्क्रैप या फिर ग्लास या फिर मेटल।
और कभी कभी अजीबोगरीब चीजें भी मिल जाती हैं, जैसे कि गोल्ड की कोई चीज या फिर सिक्के। इसीलिए ये कूड़ा बीनने वाले लोग उन आइटम्स की तलाश करते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है, और फिर ये इन सारे आइटम्स को कलेक्ट करके एक स्क्रैप डीलर के पास ले जाते हैं, और ये स्क्रैप डीलर उन्हें यूजफुल वेस्ट के बदले पैसे दे देता है। अगर औसतन देखा जाए तो माना जाता है कि ज्यादातर कूड़ा बीनने वाले हर दिन में 250 रुपए कमा लेते हैं। अब यहीं पर अगला सवाल उठता है कि आखिर स्क्रैप डीलर्स इसके साथ क्या करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रैप डीलर्स अलग अलग मटेरियल को छांटते हैं, यानी कि सेग्रीगेट करते हैं, जैसे पेपर अलग से, ग्लास अलग से, मेटल अलग से। इन्हें रखकर ये बड़े बड़े बंडल्स में बांध देते हैं और फिर बाद में उसे इंडस्ट्रीज को वापस बेच देते हैं रिसाइकल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस कचरे को कूड़ा बीनने वाले नहीं उठाते, वो वहीं गार्बेज डंप में पड़ा रहता है और जमा होता रहता है। जमा होते होते पहाड़ी बड़ी बनती रहती है, कूड़ा सड़ता भी रहता है और कई बार उस पर आग भी लग जाती है, जैसा कि दिल्ली में कई बार हो चुका है। खैर, आपको अगर ये बताएं कि डंपिंग ग्राउंड इतने ज्यादा खराब हालत में होते हैं कि इन्हें कई बार देखकर आप डिप्रेस भी हो सकते हैं। अगर भारत के सबसे बड़े यानी लार्जेस्ट डंपिंग ग्राउंड की बात करें तो वो देवनार डंपिंग ग्राउंड है, जो कि मुंबई के शिवाजी नगर में मौजूद है। एक्चुअली में ये न सिर्फ देश का सबसे बड़ा बल्कि देश का सबसे पुराना डंपिंग ग्राउंड भी है। ये ग्राउंड करीब 331 एकड़ जितना बड़ा है। मुंबई जैसे शहर में 331 एकड़ की जमीन महज कूड़ा रखने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है। ये तो हो गई मेजरमेंट की बात। अब ऊंचाई पर आते हैं। देवनार में कूड़े की पहाड़ियां इतनी ऊंची हैं कि कई जगहों पर ये 120 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई को टच कर देते हैं। हालत ये हो गई थी कि लोकल अथॉरिटीज को टेंशन होने लगी थी कि ये पहाड़ियां कहीं फ्लाइट के लिए रिस्क ना बन जाए। ऐसा ही कुछ मामला दिल्ली के भी कूड़े के पहाड़ों का है। खैर, हाल में आई जो खबरें थी उनमें दिल्ली की केजरीवाल सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों ने ही आने वाले 1-2 सालों में इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये खत्म होगा कैसे? क्योंकि ये कोई एक दिन या फिर 1 महीने या 1 साल की देन तो है नहीं, बल्कि डंपिंग ग्राउंड की कहानी एक्चुअल में शुरू होती है आज से करीब 100 साल पहले, जब मुंबई में प्लेग ने दस्तक दी थी और लोग बड़ी मात्रा में मरने शुरू हो गए थे। अंग्रेज अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे रोका जाए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि यह बीमारी इसलिए फैल रही है क्योंकि पूरे शहर में बहुत सारे लोग अनहाइजीनिक तरीके से छोटी छोटी जगहों में रह रहे थे। अथॉरिटीज ने रियलाइज किया कि अगर उन्हें सही में इस डैमेज को कंट्रोल करना है तो उन्हें एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि कूड़े की वजह से ही अनहाइजीनिक कंडीशंस क्रिएट हो रही थी और वहीं से ये प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो हुआ ये कि 1927 की शुरुआत में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने एक 823 एकड़ लैंड को आइडेंटिफाई किया। ये लैंड शहर से दूर एक गांव देवनार में डिसाइड की गई और यह भी तय हुआ कि वहां पर पूरे शहर का गार्बेज डंप किया जाएगा। अब क्योंकि उस जमाने में ज्यादातर लोग बस अपने दरवाजे और खिड़कियों के बाहर ही कूड़े को फेंक देते थे, तो ब्रिटिश ने सोचा कि क्यों ना पूरे शहर को सड़ाने की जगह एक ही जगह को ढूंढ लेते हैं और वो जगह शहर से दूर हो जहां पर सारे कूड़े को डंप किया जा सके। उस समय में देवनार एक बहुत ही डिस्टेंट गांव हुआ करता था, यहां तक कि तब की मुंबई सिटी का पार्ट भी नहीं था ये। इसीलिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सोचा कि ये कूड़े का ढेर जो वहां पर उस समय लगेगा ये कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ कचरा खाद में बदल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर ज्यादातर कचरा बायोडिग्रेडेबल होता था और प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसा हानिकारक और कभी ना डिकम्पोज होने वाला कूड़ा उस समय प्रोड्यूस होता ही नहीं था। यही वजह थी कि अंग्रेजों का यह तक मानना हो गया था कि देवनार में कचरा जमा होने से बहुत ही ज्यादा फर्टाइल जमीन यहाँ की बन जाएगी और इस तरह के प्लान को एक्शन में लाना इसी वजह से शुरू कर दिया गया। उस वक्त कूड़े से भरी ट्रेन देवनार जाती थी जिन्हें कचरा ट्रेन का नाम दिया जाता था। इसी एक डिसीजन ने अगले 100 सालों तक मुंबई के कचरे का भविष्य तय कर लिया। ऐसे में शुरुआत हुई गार्बेज को एक ऐसी जगह डंप करने की जो शहर से इतनी दूर थी कि शहर में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम ना हो और शहर के इतने पास भी थी कि ट्रांसपोर्ट करने में मुश्किल ना हो, और यहीं से प्रथा ये तब से चली आ रही है। लेकिन धीरे धीरे टाइम बदला और प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ। ये एक ऐसी चीज थी जो टाइम के साथ वेस्ट नहीं हो सकती थी, जो पहले की तरह ही उसी डंपिंग ग्राउंड में डंप किया जाने लगा। ज्यादातर टाइम मुंबई में रहने वाले लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उनकी जिंदगी चलती रहती है और कूड़े का डंप वहीं बड़े होता रहता है। मुंबई के लोगों को इस पहाड़ की आदत पड़ चुकी है, लेकिन दिन ब दिन ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी बनती जा रही है कि उसे इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब है पॉपुलेशन का बढ़ना और शहरों का एक्सपेंशन। मुंबई की ही बात करें तो यह शहर धीरे धीरे एक्सपैंड होता जा रहा है और देवनार, जो कि एक टाइम पर बहुत छोटा सा गांव था, अब वो भी मुंबई शहर का हिस्सा बन चुका है। इसका एक मतलब यह भी है कि जो कचरा कई साल पहले इनविजिबल हुआ करता था वो अब अचानक से सबको दिखने लगा है। यही वजह है कि जो रेसिडेंट्स हैं, यानी कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें इससे बदबू आती है। बारिश के महीने में ये बड़े बड़े गार्बेज के ढेर एक्चुअली में कोलैप्स होने लग जाते हैं और इससे अक्सर बड़ी लैंडस्लाइड भी होती हैं जो आसपास के रहने वाले लोगों के लिए खतरा बन गई हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता, यहाँ पर अक्सर आग भी लग जाती है। अब आप पूछोगे कि इस डंपिंग ग्राउंड में आग कैसे लग जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये डंपिंग ग्राउंड एक बहुत बड़ा हजार्ड है
डॉक्टर्स ने पाया है कि इस डंपिंग ग्राउंड के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें बाकी लोगों से ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि बाकी और लोगों के कंपैरिजन में बहुत सारे लोग खांसी और अस्थमा जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। अब ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि हमारी सरकार क्या कर रही है इन चीजों को लेकर, क्या सरकार की तरफ से कोई कोशिश हो रही है या नहीं। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए आइए जरा इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश करते हैं। आज दुनिया का सबसे ज्यादा वेस्ट इंडिया में प्रोड्यूस होता है, लेकिन इंडिया की जो वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है वो बहुत पुरानी है। यहां तक कि साल 2000 से पहले इंडिया में ऐसा कोई नियम ही नहीं था, लेकिन ये सब एक पिटीशन से बदल गया। अलमित्रा पटेल नाम के एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लिखी। उन्होंने देखा कि कैसे दिल्ली शहर की हवा और ज्यादा पोल्यूटेड होती गई है। कुछ टाइम पर हालत इतनी खराब हो जाती थी कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। यमुना नदी की बात करें तो एक टाइम पर ड्रिंकिंग सोर्स हुआ करती थी, यानी लोग इस नदी का पानी डायरेक्टली पिया करते थे, लेकिन आज के दिन ये भी एक डंपिंग ग्राउंड बन चुकी है। यमुना नदी, जहां पर अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिलीज किया जाता है, उसके खिलाफ पीआईएल में एक मैनेजमेंट की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को अलग साइड से सुना और फिर साल 2000 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट रूल 2000 इंट्रोड्यूस किया। इन रूल्स ने देश के म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट को आगे का रास्ता दिखाया, जिसके बाद जाकर कहीं फाइनली एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क देश में देखने को मिला। और तो और कोर्ट ने अर्बन लोकल बॉडीज को एक मैंडेट दिया कि वो एक प्लान लेकर आए कि कैसे कचरे को सही और साइंटिफिक तरीके से फेंका जाएगा। इन्होंने लैंडफिल साइट को सेलेक्ट करने को कहा और ये इंश्योर करने को कहा कि आसपास रहने वाले लोग सही सलामत रहें। इसकी वजह से मोर ओवर शहरों को यह काम दिया गया कि वो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करें, जिससे कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है एटलीस्ट उसमें से कुछ वेस्ट को ट्रीट किया जा सके। खैर, इस फैसले के आने के बाद से भी देश में बहुत कुछ खास नहीं बदला है। ग्राउंड पर जो नियम बने थे उनको ज्यादातर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वेस्ट मैनेजमेंट की इंप्लीमेंटेशन बहुत बेकार थी और जब भी कोई वायलेशन होती थी या कूड़ा फेंकता था तो म्युनिसिपल अथॉरिटीज इन वायलेशन को नजरअंदाज कर देती थी। यही वजह है कि अलमित्रा पटेल, जिनकी वजह से सारी महाभारत शुरू हुई, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी। इसी वजह से अगले एक दशक तक सुप्रीम कोर्ट में वो बार बार पिटीशन फाइल करती गई। बार बार इन पिटीशंस में कहा गया कि कोर्ट ने साल 2000 में जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को रिव्यू करे। फाइनली साल 2016 में अलमित्रा पटेल की ख्वाहिश पूरी हुई और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नए रूल्स लेकर आई। इन रूल्स को न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 कहा गया। लेकिन सवाल फिर से उठता है कि क्या ये रूल्स बेहतर हैं? आइए जरा इन रूल्स को ओवरव्यू करते हैं। इन नए रूल्स के हिसाब से हर हाउस होल्ड को अपने वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले सेग्रीगेट करना पड़ेगा, मतलब कि बायोडिग्रेडेबल कचरे को और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को सेपरेट करके फेंकना पड़ेगा, जिसे कि आप एक गीला कचरा और सूखा कचरा से भी समझ सकते हैं। ये पुरानी पॉलिसी से एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पिछले रूल्स के अकॉर्डिंग एक्चुअली में जो गार्बेज को सेग्रीगेट करने का काम था वो गार्बेज कलेक्टर का था। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्बेज जनरेटर की हो गई, यानी आम लोग जो गार्बेज जनरेट करने लगे हैं, हम इसे सेपरेट करेंगे। इसके अलावा इन नए रूल्स में एक स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई है वेस्ट ट्रीटमेंट और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को, यानी कि वो प्लांट जो नॉन रिसाइकेलेबल वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कहा गया है कि जिन लोकल बॉडीज के अंदर की पॉपुलेशन 1 मिलियन या फिर उससे ज्यादा है, उन्हें मैंडेटरी है कि वो एक वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप करें, यानी कि म्युनिसिपैलिटीज को भी इनकरेज किया गया है कि वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप करें। दोस्तों, एक बार फिर से ये सारी बातें पेपर पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या एक्चुअली में ये ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किए जाएंगी, यही सबसे बड़ा सवाल आ जाता है। 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं इन नए रूल्स को इंट्रोड्यूस किए हुए, लेकिन जो बदलाव हैं वो बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। आज भी बहुत बड़ी बड़ी कंप्लेन की जाती है कि जो रेसिडेंट्स हैं वो एक्चुअली में कूड़े को सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं। डंप करने से पहले जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाने का प्रपोजल था वो लगातार डिले होता जा रहा है। कुछ केसेस में प्लांट बन गए हैं, लेकिन उन्हें बाद में स्क्रैप कर दिया गया है और यही असली तस्वीर है। इंडिया में कूड़ा दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन उसे मैनेज कैसे करना है इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। आपको क्या लगता है इस मामले में सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है।